कुछ नहीं बेटा, आजा बैठ जा। चलिए जी, तो हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कराएं, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं बोलो, जैसा तुम लोग बोलो। यूनिट कॉस्टिंग पढ़ाएं, वो तो पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जी, तो आपको हम लोग पढ़ाएंगे आज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली। अब है क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में, पहले हम ये देख लेते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने एक AS7 लिखा और उस 7 का नाम रखा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो भाई ये चैप्टर के अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा ये चैप्टर के अंदर आप ये पढ़ने वाले हैं कि मान के चलिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर वो किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करता है। मान लो आपका काम है कि आप क्या करते हो, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, किस बात का, मकान बनाने का, है ना। मान लो मेरा काम यही है। अब आपके पास मान लो कोई खाली प्लॉट है, आपने कहा इसमें मकान वकान बनवाना है, मैंने कहा बना देंगे कोई बात नहीं। तो मेरा तो काम ही यही है, तो इसमें दो पार्टी हो जाएगी बेटा। दो पार्टीज कौन कौन सी होगी? एक पार्टी तो होती है कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो ठेके पे काम करता है। एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? जो ठेका देता है। ये तो कौन है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये तो है ठेका देने वाला, है ना, ये देने वाला। और ये ठेका लेने वाला, यानी कि ठेकेदार, आसान भाषा में इसको बोलते हैं ठेकेदार, ठीक है, ये आपका ठेकेदार, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर किसकी बुक्स में काम करना सीख रहे हैं? आप कॉन्ट्रैक्टर के लिए सीखेंगे या कॉन्ट्रैक्टर के लिए सीखेंगे? तो आंसर ये है कि भाई हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे वो किसके बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्टर के बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में होगी सारी की सारी अकाउंटिंग। अब जब कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स ऑफ अकाउंट में आप अकाउंटिंग करोगे तो बात आती है कि सर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इस कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमको कैसे पता पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, समझ में आई बात? तो ये सारा आप इस चैप्टर में सीखोगे, यानी कि मेन जो सेंट्रल में हमारा हीरो है वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। इसी की बुक्स में सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखो फटाफट, टॉपिक लिखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। हाँ, ये कॉस्ट में होगा तुम्हारे? नहीं, मैंने ग्रुप 2 का पेपर दिया नहीं दिया? कॉस्ट पड़ी, उसमें है ही चैप्टर। हाँ, अरे लिखाऊं? लिखो, चलो जी, तो इसमें आप लिखें, लिखो जी। इन दिस कॉस्टिंग, इन दिस कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वी विल प्रिपेयर, वी विल प्रिपेयर the books of account, we will prepare the books of account of contractor, books of account of contractor to calculate, to calculate, calculate profit or loss, to calculate profit or loss, calculate profit or loss, profit or loss for specific contracts, for specific contracts,
ठीक है, टॉपिक आप लिखें बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इसमें आप लिखो देयर विल बी टू अकाउंट, there will be two account maintained by contractor, two account maintained by the contractor। पहला लिखें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और दूसरा लिखें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो पहले अपन क्या बनाने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं क्या हुआ, बड़ी खुश नजर आ रही है आज, खास वजह? तेरे को सवेरे से कोई मिला नहीं क्या? हाँ, अभी बताते हैं, अभी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे ना फिर बताएंगे। चलिए, हाँ जी, हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसी को बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर की बुक में। अब आप बात को समझना, लिखना बंद करो। देखो भैया, ये अकाउंट जो है ये काफी कुछ आप पीएनएल के जैसा एक अकाउंट मान लो, यानी कि जो जो खर्चे होंगे वो मैं डेबिट में करता जाऊंगा। अब आप लगाओ खोपड़ी, क्या आप मान लो मकान बना के दे रहे हो, तो मकान बना के दे रहे हो तो क्या क्या लगाओगे? एक तो मटेरियल और लेबर और ओवरहेड। ठीक है, अरे जो जो खर्चा है सब लिख दो। अब इसमें देखो एक चीज आप समझना, क्या होता है कि मान लो आपका मिक्सचर आता है, आपको पता हो तो, वो सीमेंट और गिट्टी विट्टी मिलाने का मिक्सचर आता है, और जब भी कोई छत पर डलती है तो उसका काम होता है ना। तो नॉर्मली क्या, हाँ नॉर्मली मान के चलो कि आपने इस पर्टिकुलर कोई मकान बन रहा है, वहां पर जो एक मिक्सचर भेजा, मिक्सचर है 1 लाख रुपए का, है ना, और साल भर वो मिक्सचर उस मकान पे लगा रहा, वहीं काम करता रहा, और 20% का आपका डेप्रेशन का रेट है। तो प्लांट तो 1 लाख का है, लेकिन उसका डेप कितने का है, 20,000 का है। तो या तो आप चाहो तो सीधा यहाँ लिख देना टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000, एक तरीका तो ये होता है लिखने का। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जितना प्लांट, जितने का प्लांट आपने दिया है वो यहाँ आ जाएगा, टू प्लांट इशू। मान लो 1 लाख का प्लांट है, और आप बोल रहे हो कि ईयर एंड पे वो 80,000 का बचा, तो क्रेडिट में लिख देना बाय प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट, है ना। साइट यानी यहाँ पे काम हो रहा है, कितने का बच रहा है, 80,000 का। तो भी आ जाओ नेट नेट डेप 20 का लग गया। तो आपने क्या करा, डेप को दिखाने के दो तरीके, या तो सीधा डेप दिखा दो 20,000 का, या फिर क्या दिखाओगे, प्लांट आपने इशू कितने का करा, 1 लाख का, और ईयर एंड पे प्लांट कितने करेगा, 80 करेगा। तो नेट नेट क्या लग गया, 20,000 का डेप लग गया। नॉर्मली हम इसी तरीके से दिखाएंगे, जो नीचे वाला है 1 लाख और 80 वाला। ऐसा क्यों दिखाएंगे, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा हम इसलिए दिखाएंगे क्योंकि होगा क्या, कई बार आप देखेंगे वहां पे कि प्लांट जो है वो 6-7 महीने ही काम में आ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपने 1 लाख का प्लांट इशू करा, और आपको बोलेगा कि भैया 40,000 का प्लांट तो चोरी हो गया साल में, और बाकी 60,000 का आपने यूज करा है। तो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट आपको प्लांट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इसलिए प्लांट को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहें तो वैसे 20,000 डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, और थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन जो है उसमें पजल हो जाएगा। तो बेटर क्या है, जितने का प्लांट इशू करा यहाँ पे, और जो प्लांटेड साइज बच गया वो यहाँ पे। समझ में आई बात, ये इस तरीके से चलता है। डेबिट में जो भी खर्चा है वो भी आ जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ काम सब कॉन्ट्रैक्ट पे भी देता है, तो इधर आता है
टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं आप क्या होता है? मान के चलो भाई मैंने मकान बनाने का ठेका लिया, आपने कहा सर पूरा काम, अरे मैंने कहा पूरा करा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे मान लो मेरा काम तो सिविल का है, कंस्ट्रक्शन का है, ये लाइट वेट का काम मेरा थोड़ी ना। मैंने क्या करा, मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने उसको ठेके पे दिया, मैंने कहा भाई कितना है? उसने कहा सर मैं 50,000 लूंगा और पूरे मकान की लाइट फिटिंग मैं आपको करके दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी कितनी, अमाउंट ₹50, है ना। या मान के चलो सैनिटरी वेयर का पूरा काम एक से कराना है, प्लम्बर बुलाया है, मैंने कहा तू बोल, उसने कहा सर 50,000 मैं भी लूंगा या 40,000 लूंगा, पूरे जहां जहां नल वाल की फिटिंग होगी मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है 40,000 पूरा काम कर देना। ऐसे तो होता है। शादी में कैसे काम होता है? शादी में ऐसे काम होता है। शादी में आप जो मेन कैटर बुक कराते हो ना, वो माचिस भी नहीं जलाता है शादी में कहीं पे। उसका काम सिर्फ बैठ के और चीजों को मैनेज करने का होता है, सब उसके ठेके में रहते हैं। ये चाट बताशी वाला है, ये चाउमीन वाला है, ये पिज्जा वाला है, ये मिठाई वाला है, हाँ ये सब्जियां बनाएगा, ये रोटियां बनाएगा। ऐसे उनके बाद टीम होती है पूरी 40-50 लोगों की, 40-50 लोगों की, 40-50 लोगों की टीम। ऐसा मेरे को याद है भाई, मेरी शादी में लगभग 65 लोग आए थे। इतने सारे लोग, बोले सब खाना बनाएंगे ये। तो उसमें एक्चुअल में क्या ही होता है, जैसे मान के चलो कि कोई तंदूर वाले कारीगर हैं 4-5, तो उनके पास ऐसे 15-20 लोग होते हैं। तो 3 एक साइड पे लगा दिए, 3 दूसरी साइड पे लगा दिए, कोई बड़ी शादी 5-6 वहां लगा दिए, है ना। या कोई उनका लेबर भग गया तो दूसरे का बुला लिया। ये पूरा टीम मैनेजमेंट से चलता है। तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर तो है भाई, जो तुम्हारा पूरा इवेंट मैनेजर, जिसको आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया इवेंट मैनेजर, थोड़ा सा उसको इज्जत दी कि भाई इसको ऐसे हलवाई हलवाई मत बोलो, इसको इवेंट मैनेजर बोलो। ठीक है भाई, इवेंट मैनेजर वो आजकल क्या है, उसके साथ वो सारा काम करा, घर वाला भी करा देगा, सब करा देगा। आप जो बोलो, आप पैसे दो, वो तो ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल भी गिरवा देगा आपके लिए, पैसे दे दो आप। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो जो खर्चा है कुल मिला के वो आप क्या करोगे, वो करोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में एंटर। ठीक है। अब क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे। मान लो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, बड़े साइज का प्लॉट है 5,000 स्क्वायर फीट का। आपने कहा सर हमारे तो पूरे खानदान इसी में रहेगा, 10 फ्लैट बना के दो, 10 फ्लैट बनाने। मैंने कहा यार इसको बनाने में तो लगभग 2 साल का टाइम लगेगा। बोले ठीक है सर कोई नहीं, आप तो बनाते रहो, 2 साल में बना। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप 10-15-20 का कोई माला बना रहे हो तो फिर वो टाइम तो लेगा, वो साल भर में तो कैसे बनेगा। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो आपने इस साल दिए और इस साल ही खत्म हो गए, है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है आपने इस साल ही कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस मान लो आपने मेरे को मकान का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, और मैंने इस साल ही खत्म कर दिया, तो मैं जितने में मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है मैं उसके लिए यहाँ लिख दूंगा बाय कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने आपसे ये ठेका लिया था 60 लाख रुपए में और पूरा करके दे दिया, तो जैसे अपन ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं सेल्स, तो मेरी सेल्स क्या होगी, मेरी मजदूरी क्या होगी, 60 लाख रुपए हो गई, और जितना मेरा खर्चा लगा वो खर्चा इधर डेबिट में आ जाएगा। जो मेरी इनकम है 60 लाख इधर आ जाएगी। और मकान बनने के बाद कुछ आपका माल वाल बच जाता है, ऐसा ना पूरे खत्म हो गया। तो मान लो जैसे आपका मटेरियल बच गया, तो मटेरियल बच गया तो आप क्या लिखोगे, बाय मटेरियल एट साइट, भाई बचा हुआ है ले आओ इसको वापस। जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड, ऐसे ही मकान का काम कंप्लीट हुआ, जितना मटेरियल साइट पे पड़ा है एंड में वो आएगा बाय मटेरियल एट साइट। एक अपन ये लिख लिया, प्लांट बचा हुआ है तो भाई प्लांट एट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है बेटा, ध्यान से सुनिए, जो एक साल में पूरा हो गया तो इतना सा ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, हमने लिखा क्या, बहुत छोटा सा है। जो जो खर्चा है वो डेबिट में लिखो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। डायरेक्ट डेबिट लिखना डायरेक्ट डेबिट लिखो, वरना जितने का प्लांट इशू करा वो डेबिट में और जितने का प्लांट साल के एंड में बच गया वो क्रेडिट में। फिर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया तो उसको जितना पैसा दे वो इधर। पूरा आपका काम खत्म हो गया तो आप क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन एग्जाम में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट इस साल लिया और वो इस साल ही खत्म हो जाए, ऐसा बहुत कम आता है। वो आता है ऐसा क्वेश्चन जो लगभग 1 साल से ज्यादा चलेगा और 2 साल से कम चलेगा, यानी कि 12 महीने से ज्यादा और 24 महीने से कम, 17 महीने वाला, 18 महीने वाला, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देगा तो और आसान होता है उसे करना। अब आप बात को समझिएगा लॉजिकल। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने मेरे को ठेका दिया 60 लाख में मकान बनाने का, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। अगर मकान पूरा हो गया तो मेरा पैसा लेने का राइट है, तो मैं आपको
आपके नाम पे मैं लिख दिया भाई बाय कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे को इससे पैसा लेना है ना, ये हम लिख दिया यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्ट ही। लेकिन अब आप एक बात समझो, अगर मकान पूरा तो क्या अभी 30-40% ही हुआ है, तो मैं आपसे बोलूँ क्या कि लाओ मैडम 60 लाख रुपए दे दूं, आप क्या बोलोगे सर क्या कर रहे हो, मकान तो पूरा बनाओ, अभी तो एक माला ही खड़ा किया है, 10 माले बनाने, आगे पैसे लेने पता नहीं कहाँ से। तो उस केस में आप बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते ना। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं लिख सकते, तो फिर उस केस में हम क्या लिखते हैं, जो मैक्सिमम आपका आएगा हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखेंगे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है बेटा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क, ठीक है। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस हमने लिखा। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस क्या क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस कभी नाम सुना क्या आपने, काम चालू है ना भाई, मान के चलो आपने मेरे को 10 माले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है पूरा, अभी मैंने 2-3 माले बनाए, तो मैंने कहा यार कुछ काम तो करा है मैंने, मेरे लिए तो यही वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है बिल्डिंग का, वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान रखिए वर्क इन प्रोग्रेस के 2 पार्ट होते हैं जो मैं आपको अलग से बताता हूँ। और यहाँ क्या आता है, हमने क्या लिखा, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है बेटा WIP, उसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, बात को समझना। देखो एक बात बताओ, 10 माले बनाने, मैंने 2 माले बना दिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैंने कुछ काम तो किया, मेरे को कुछ पैसा तो दो। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा बना के दूंगा तब मेरे को आप 60 लाख रुपए दोगे, ये तो गलत है ना। और ऐसा कोई काम करेगा भी नहीं, वो क्या कहेगा यार मैं थोड़ा थोड़ा काम करता जाता हूँ, आप मेरे को साथ साथ थोड़ा प्रोपोर्शनल पैसा देते जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब पता है होता क्या है, मैं तो कहूंगा कि यार मैंने 10 में से 2 माले बना दिए, 20% काम हो गया, मेरे को 20% पैसा दे दो। आप क्या बोलोगे, अरे सर काहेगा 20% काम, आपने खाली ये दीवारें खड़ी करी हैं, मेन पैसा तो अभी इंटीरियर में लगेगा, जब आप इंटीरियर लगा के दोगे तो आपने सर 20% काम नहीं किया, आपने तो 5% काम किया है। तो डिस्प्यूट हो गया दोनों तरफ से। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया 20% काम हो गया, और आप क्या कहोगे, सर अभी तो 5% ही हुआ है, 5% पैसे ले जाओ। तो इसीलिए पता है क्या होता है, ना आपकी ना मेरी, हम बुलाएंगे एक एक्सपर्ट आदमी को, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूअर, है ना, जो नॉर्मली इंजीनियर ही होता है। तो इंजीनियर को बुलाते हैं, है ना, क्योंकि ना आप पूरा बता रहे हो ढंग से ना मैं बता रहा हूँ। मैं कोशिश क्या करूंगा कि यार ज्यादा बता दूं ताकि पैसे ज्यादा मिले, आप कोशिश क्या करोगे कि यार कम ही बताऊं ताकि पैसे कम देने पड़े। तो अब आप बात को समझिए, एक एक्सपर्ट आता है वो बताता है आपको भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये अगर इतना इतना काम है तो मैं सर्टिफिकेट आपको बना के देता हूँ, इतना % काम पूरा हो गया। उसके अकॉर्डिंग आप दोनों पार्टी बैठ के आपस में डिसाइड कर लो कितना पैसा लेना है। तो जो आप वर्क इन प्रोग्रेस बनाएंगे बेटा, वो 2 पार्ट में जाएगा। 2 पार्ट कौन कौन सा बेटा, एक तो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, क्या बोलते हैं, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। और एक होता है बेटा वर्क अनसर्टिफाइड, क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड। बोले सर वर्क सर्टिफाइड तो समझ में आ गया, आपने बता दिया कि एक्सपर्ट आएगा वो वैल्यूएशन करके देगा। अब बोले सर ये क्या बीमारी है वर्क अनसर्टिफाइड, ये क्या होता है, बात को समझना। मान लो वो जो इंजीनियर आया, उसने कहा भैया मेरे को 20 दिन लगेंगे पूरा वैल्यूएशन निकालने में, मैं एक एक रूम एक एक दीवार चेक करूंगा, काम हो तो हमको तो 20 दिन लगेंगे। तो फिर क्या करें, 20 दिन तक काम बंद रखें। अगर आपने 20 दिन का काम बंद रखा तो ये भी तो बेवकूफ़ी है भाई, वैल्यूएशन वाला वैल्यूएशन करता रहेगा, आप तो अपना काम करते रहो ना, आप क्यों रुक रहे हो। तो बात को समझिए, जब तक वो एक्सपर्ट इधर काम कर रहा था किस चीज पे, वर्क सर्टिफाइड, उसके पीछे से कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम कर लिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, यानी कि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मान लो 2 मंजिल बन गई, उसने पहले पहली मंजिल का काम पूरा कर दिया, फिर ऊपर सेकंड मंजिल का काम कर रहा है, वो सेकंड मंजिल का काम कर रहा है, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे पूरे दरवाजे लगवा दिया आपने, पीछे से सारे दरवाजे लग गए। अब आप उसको फिर बुलाओगे क्या कि भाई तू तो सेकंड पे काम कर रहा है, फर्स्ट पे दोबारा आ, तू जब देख के गया था तो दीवारें बनी थी, अभी तो मैंने दरवाजे भी लगा दिए, है ना। तो ऐसा नहीं होता, एक बार उसने सर्टिफाइड कर दिया, उसने कहा अब अगली बार जब आऊंगा मैं, अगली बार जब पूरा वैल्यूएशन करेंगे तब दोबारा से करेंगे। तो ध्यान रखिए वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, कि जब वो एक्सपर्ट आपका वैल्यूएशन कर रहा होता है सर्टिफिकेशन का, उसके पीछे से आपने जितना काम कर दिया दैट इज वर्क अनसर्टिफाइड। दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा, दोनों को मिला के बनता है बेटा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। भाई पूरा वर्क इन प्रोग्रेस तो वही हुआ ना, एक तो वर्क सर्टिफाइड जितने का सर्टिफिकेट उस एक्सपर्ट ने दे दिया, और एक अनसर्टिफाइड वो जब तक नवाब काम कर रहा था तब तक हम काम, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। मान लो कोई 100 करोड़ का ब्रिज है वो बन रहा है,
तो उसमें तो एक्सपर्ट ये पूरा काम करने में 3 महीने लगा देगा, तो आपके 3 महीने तक बैठे रहोगे क्या? नहीं बैठ सकते ना यार, आपको तो काम करना पड़ेगा। तो ये होते हैं WI के दोनों पार्ट, एक वर्क सर्टिफाइड और एक आपका वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो हम दोनों को मिला के यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा वर्क सर्टिफाइड और एक आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आती है और वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट आता है। इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है, इन दोनों को मिला के ही बनेगा आपका वर्क इन। ठीक है, चलो जी, तो ये आपका बना कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना सीख रहे हो आप, याद है क्या आपको, भूल भाल गए? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा हो गया? द आंसर इज नो, अभी पूरा। देखो यहां तक का जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लोगे ना, सुनना, यहां तक का बना लोगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ अब आपका प्रॉफिट निकलेगा। उस प्रॉफिट का एक अच्छा सा नाम है, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। नेशनल नहीं, नॉशनल। क्या बोलते हैं? नॉशनल प्रॉफिट। बोले सर नॉशनल प्रॉफिट कौन सी बीमारी है फिर? देखो नॉशनल प्रॉफिट जो बीमारी है, नॉशनल का मतलब होता है एक तरह से फिक्टिशियस, टेम्परेरी, ये मतलब होते हैं इसके। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट आया है, आप अभी नहीं बोल सकते कि वाकई में ये प्रॉफिट हुआ या नहीं। बात को समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मान लो आपने 2 फ्लोर बनाए, ये तो उनका प्रॉफिट है, आपको तो पूरे 10 माले बनाने थे ना। जब तक 10वां माला बना तब तक सीमेंट का बैग 300 रुपए से लेके 800 रुपए हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट नजर आ रहा था ना कि हम कमाएंगे कमाएंगे, वो आपकी गाड़ी आ गई घाटे में। अब आ सकती, क्यों नहीं आ सकती भाई? आप देखो ना, पिछले 5 सालों में सैंड यानी कि रेत, ब्रिक्स और ये सीमेंट, ऐसे चल रहा है भाव इनका। ऊपर की तरफ स्टील, स्टील का आता है बहुत सारा, कंस्ट्रक्शन में स्टील का भाव देखो आप, 4 गुना भाव हो गया स्टील का। फिर तो कॉन्ट्रैक्टर तो मरेगा एंड में जाके, उसको तो लॉस। तू मेरी चिंता छोड़, मैं तो, तू मुझे क्यों घसीटता है बीच में? अभी तो जो मैं माहौल बना रहा हूँ पढ़ने का, उसमें पढ़ाई करके देखो आप पहले, तो पहले उसमें पढ़ो कि आप हो क्या रहे हो। तो आप एक मकान बनवा रहे हो, अब कॉन्ट्रैक्टर के सामने समस्या ये है कि यार 2 माले तो बना दिए, क्या मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करूं या रिकॉर्ड नहीं करूं? क्योंकि कल को पता लगे मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, तो मेरे को तो घाटा हो सकता है। इसीलिए इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? नॉशनल प्रॉफिट। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड एट द सर्टेनिटी, लॉस विल बी रिकॉर्डेड एट द एस्टिमेशन। अगर लॉस है तो आप देरी मत करो, रिकॉर्ड कर लो। जैसे मान लो अगर ये डेबिट का टोटल ज्यादा होता ना बेटा, ये आपके डेबिट, मान लो डेबिट का टोटल ज्यादा है और बोले सर बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पे आ रहा है कोई, सब लिखने के बाद तो लॉस होता। वो लॉस होता ना तो मैं सीधा लिखता है यहाँ पे, लॉस कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता। मैं क्या लिखता? बाय पीएनएल। पूरा लॉस कहाँ डाल दो? पीएनएल। मान लो अभी आपने 2 माले बनाए, आपको तो उसी में घाटा आ गया, तो ये पूरा लॉस कहाँ चल जाता? पीएनएल, है ना। लेकिन आपको जो प्रॉफिट अभी हो रहा है, इसको आप नॉशनल नाम दे रहे हैं। लॉजिक समझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी 2 मंजिल बनाई है, यहाँ तक तो प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है हम 2 के ऊपर 8 मंजिल और बनाएं, तब तक हमें क्या हो जाए? तो फिर एक क्वेश्चन ये रह जाता है कि सर फिर आप बताओ, क्या ये प्रॉफिट पीएनएल में ले जाना है कि नहीं ले जाना है? मेन जो पते की बात है वो ये है कि क्या ये प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा या पीएनएल में नहीं जाएगा। हम क्या करें, पीएनएल में डालें या पीएनएल में नहीं डालें? देखो अभी इस एग्जांपल से आप मना कर रहे हो सर मत डालो क्योंकि 10 में से 2 मंजिल ही में, लेकिन मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर दूं, मैं बोलूं मैंने 10 में से 9 मंजिल बना दी है, आखिरी मंजिल चल रही है, या 10 में से 8 मंजिल बना दी है, आखिरी की 2 मंजिल बाकी है, अगले 6 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करें? तो फिर ऐसा दिमाग काम करता है कि सर 10 में से 8 का मतलब 80% काम हो गया। तो बात को समझिए, देखिए क्या होता है इसमें, हम कंडीशंस पढ़ेंगे 3 अलग अलग। 3 कंडीशन कौन कौन सी पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने जो काम किया है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 25% से कम है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, आपने जो काम किया है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम है। और तीसरा आता है कि आपने जो काम किया क्या वो 50% से भी ऊपर है। तो इसमें 3 केस बनते हैं, कौन कौन से? नंबर 1, या तो आपने काम 25% से कम किया है। नंबर 2, 25 से ज्यादा लेकिन 50 से कम। और नंबर 3, अगर आपने काम 50 से ज्यादा कर लिया। तो हम वहां केस चेक करेंगे कि हम कौन से चेक में हैं, और उसके हिसाब से ही ये जो नॉशनल प्रॉफिट होता है ना बेटा, इस नॉशनल प्रॉफिट के 2 पार्ट किए जाते हैं।
ये भी सब मैं आपको थ्योरी में लिखाऊंगा, अभी तो अपन समझ रहे हैं। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, हमने क्या निकाल लिया है बेटा, हमने निकाला है कौन सा प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट निकाला है। और हम इस प्रॉफिट को ले जाएंगे दो पार्ट में। तो सर कहाँ कहाँ ले जाओगे बेटा, एक तो ले जाएंगे P&L अकाउंट में और एक ले जाएंगे रिजर्व में। एक कहाँ ले जाएंगे P&L में और एक कहाँ ले जाएंगे रिजर्व में। अब कैसे कैसे ले जाएंगे वो सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, वो मैं आपको बता दूंगा और आपको बहुत आराम से आ जाएगा कि P&L में कितना पैसा जाना है और रिजर्व में। अब बात आती है सर इसका फिर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, बस इसके नीचे छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक पार्ट और बनेगा। छोटा सा एक पार्ट और आपका बनेगा और उसमें आप क्या करोगे, मान लो आपका ये नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है से 50,000 का, है ना, ये 50,000 का नॉशनल प्रॉफिट। इसको नीचे ले आना, यहाँ लिख देना बाय नॉशनल प्रॉफिट अमाउंट रुपीज 50,000। और मैंने आपसे कहा कि इसके दो टुकड़े करने हैं बेटा। दो टुकड़े कहाँ कहाँ जाएंगे बेटा, एक तो कहाँ जाएगा P&L में और एक जाएगा रिजर्व में, उसको हम लोग WIP रिजर्व बोलते हैं। तो एक पैसा कहाँ जाएगा आपका रिजर्व में और एक पैसा जाएगा P&L में। मान लो 50,000 में से 28,000 यहाँ जा रहा है और फिर 22,000 कहाँ जाएगा, 22,000 यहाँ। यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को एनालिसिस करूं तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है बेटा कि इस कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट तो हुआ है कितने का, 50,000 का, लेकिन 50,000 में से कॉन्ट्रैक्टर P&L में कितना ले जा रहा है अभी, सिर्फ 28,000, 22,000 रुपए नहीं ले जा रहा है, वो भी अपने पास रख रहा है एज अ, ठीक है। दैट्स ऑलमोस्ट 70% थ्योरी एस्पेक्ट कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर। ये जो पूरी का, हाँ ये वो निकालना मैं बता दूंगा आपको। मैं तो अभी इमेजिनरी फिगर डाला है ना, वो नहीं बता ना, 3 केस होंगे, तो वो मैं कल आपको चेक करने सिखाऊंगा ना बेटा कि आप कौन से केस में हैं, जिस केस में उसके हिसाब से फिर अपन डाल दें। नहीं हाँ बनता वैसा ही है, पर नाम ट्रेडिंग P&L नहीं सकते इसको, एक्चुअली में लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये नाम है। और किसकी बुक्स में बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में बन, ठीक है। लगभग लगभग मैं आपको बता दूं 70% एस्पेक्ट हो गया आपके चैप्टर का, यही है इस चैप्टर में। 70% चैप्टर खत्म है सिर्फ 20 मिनट में। अब तो मुझे, हाँ बोलो बेटा। आप अपनी कॉपी खोल के जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने वहां पे क्या लिखा है, किसकी बुक्स में बना रहे हो आप, देखो लिखा हुआ ना, फिर दोबारा लिखाऊं, ये लो यहां लिख देते हैं, यही चाहते हो आप, ये लिखूं मैं बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये लो जी, बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। चलो जी, कॉपी करना है इसको, कॉपी कर लो फटाफट से, चलो। एक तो ये कॉपी कर लो, ठीक है, या फोटो खींचोगे, कॉपी कर लो तुम। मानते नहीं, छोटे छोटे फोटो खींचते हैं। चलो फिर ढंग से खींचो फोटो, खींच, ठीक है। 1 मिनट छोटा छोटा, ठीक है, खींच गया फोटा फोटो। चलो अब नीचे लिखो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, वो लिखाऊंगा सही ना, कि वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, अनसर्टिफाइड क्या होता है, तो लिख तो लिया आपने। हाँ जी लिखो इसके नीचे, लिखाऊं, लिखो, लिखो जी लिखो, ठीक है। हम लोग पॉइंट्स में थ्योरी लिखेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 आप लिखें, लिखो, इफ इफ द होल कॉन्ट्रैक्ट if the whole contract completes in completes in current year,
in current year, then 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 the contract value, then the contract value contract value will be transferred to contractee account. ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या होता है, एंट्री लिख लो जो अपन ने लिखी थी, लिखो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। लिख लिया, कॉन्ट्रैक्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। लिखो नीचे, इस एंट्री के नीचे लिखो, हाँ अगला पॉइंट लिखो, if the contract will continue, if the contract will continue लिखा आपने, if the contract is continue for more than 1 year, for more than 1 year, then the amount will be transferred to WIP account. ठीक है, ट्रांसफर टू WIP अकाउंट। it has two, इसमें लिखो it has two different parts, it has two different parts लिखो, ए नंबर पे लिखो वर्क सर्टिफाइड, ए नंबर पे लिखे वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, ठीक है। और नंबर 2 पे लिखे इस पे वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। अब इसका मीनिंग लिखो, पहले तो लिखो वर्क सर्टिफाइड, अगले पॉइंट में लगा के लिखो वर्क सर्टिफाइड, इसमें आप लिखें it is the certified value, it is the certified value of work done, certified value of work done by an expert, and issue a work and issue a certificate, for this, ठीक है। तो दूसरा लिखो, अगला लिखो बेटा इसमें वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें आप लिखें meanwhile the valuer is doing the work of certification, the contractor will complete some more part
contractor will complete some more part on contract, some more part on contract, but it is not certified by the expert, but it is not certified by the expert, not certified by the expert. It will be known as, it will be known as work uncertified, work uncertified. ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखें नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट। ठीक है, इसमें आप लिखें नॉशनल प्रॉफिट, लिखो इट इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, it is the estimated profit, estimated profit on the work up to date, on the work up to date, it will be divided, up to date, profit on the work up to date, work up to date, it will be divided into two parts, it will be divided into two parts, it will be divided into two parts, P&L account and WIP reserve account, P&L account कॉमन लिखा ना, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, तो दोनों नाम लिख लो, P&L अकाउंट एंड WIP रिजर्व अकाउंट। और आज का आखिरी पॉइंट लिखो, इफ देयर इज लॉस इन द करंट ईयर, इफ देयर इज लॉस इन द करंट ईयर, लॉस इन द करंट ईयर, देयर इज लॉस इन द करंट ईयर, then it will be transferred to P&L, then it will be transferred to P&L, transferred to P&L। लिखा if there is loss in the current year then it will be transferred to P&L। ठीक है, चलिए that's all for today। कल से स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस और हम सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कुछ पैसा आपका WIP रिजर्व में जाएगा और कुछ P&L में जाएगा, ये कैलकुलेट करना कल सिखाएंगे आपको। ठीक है।